नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो काफी अहम विषय पर बात करेंगे। तेल और गैस उद्योग में इस्तेमाल होने वाली मापन प्रणालियां हैं, यानी मेजरमेंट सिस्टम्स। ये एक ऐसी दुनिया है जहां आप समझिए मिलीमीटर या इंच के छोटे से छोटे फर्क का भी बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। यहाँ सटीकता ही सब कुछ है। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास आज कुछ बेहतरीन सामग्री है। एक तो है जुबैर अहमद, एक अनुभवी प्लानिंग इंजीनियर। उनके बहुत ही डिटेल्ड नोट्स जिसमें ए से जेड तक सब कुछ कवर किया गया है। और साथ ही हमारे पास allunitconversions.com का एक इंजीनियरिंग यूनिट कन्वर्जन चार्ट भी है। ये चार्ट इन अलग अलग मापों को एक सिस्टम से दूसरे में बदलने में हमारी मदद करेगा। तो आज हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? हम देखेंगे कि भाई इस इंडस्ट्री में कौन कौन सी मेजरमेंट सिस्टम्स चलती हैं, और सबसे ज़रूरी सवाल, ये एक साथ क्यों मौजूद है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे पाइप हो गए, बोल्ट हैं, फ्लैंज हैं, इनको असल में मापा कैसे जाता है। और कुछ ऐसी बातों पर भी गौर करेंगे जो थोड़ी चौंकाने वाली हो सकती हैं। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि पाइप का जो साइज बताया जाता है वो हमेशा उसका बाहरी व्यास यानी आउटर डायमीटर नहीं होता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन दो मुख्य प्रणालियों की जिनका जिक्र जुबैर अहमद के नोट्स में बार बार आता है। एक है मीट्रिक सिस्टम, जिसे हम एसआई सिस्टम भी कहते हैं। इसमें मिलीमीटर, मीटर जैसी इकाइयां आती हैं। और दूसरा है इंपीरियल सिस्टम, जिसमें इंच, फुट वगैरह का इस्तेमाल होता है। नोट्स में एक दिलचस्प बात लिखी है, वो ये कि मीट्रिक सिस्टम अक्सर डिज़ाइन स्टेज पर पाइपिंग की ड्राइंग्स में या फिर इंस्ट्रूमेंट्स के स्पेसिफिकेशंस में ज़्यादा दिखता है। लेकिन जब असल काम होता है, जैसे वर्कशॉप में फैब्रिकेशन हो रहा है या साइट पर इक्विपमेंट और पाइपिंग लग रही है, तो वहाँ इंच और फुट ज़्यादा आम है। ये थोड़ा अजीब सा नहीं है? एक ही इंडस्ट्री में दो सिस्टम। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है कि ये दोनों प्रणालियां साथ साथ कैसे चलती हैं। जैसा आपने कहा, हो सकता है डिज़ाइन आपको मीट्रिक में मिले, एमएम में सारे डायमेंशन हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि जब आप वर्कशॉप में जाते हैं या इंस्टॉलेशन साइट पर देखते हैं, तो कारीगर, इंजीनियर, वो सब अक्सर इंच और फुट में ही बात करते मिलेंगे, उसी में काम करते मिलेंगे। इसकी कुछ तो ऐतिहासिक वजह हैं, मतलब पुरानी मशीनें, पुराने तौर तरीके, और कुछ हद तक जो उपकरण या सामान दुनिया भर से आता है वो भी इंपीरियल साइज में ज्यादा बना होता है। इसीलिए जुबैर के नोट्स और वो इंजीनियरिंग चार्ट दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि कुछ बुनियादी कन्वर्जन आपको पता होने चाहिए। जैसे 1 इंच ठीक 25.4 mm होता है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। और 1 फुट में 12 इंच होते हैं, मतलब 304.8 mm। और 1 मीटर तो 1000 mm होता ही है। हाँ, और चार्ट ये भी दिखाता है कि 1 मीटर लगभग 3.28 फुट होता है, या फिर करीब 39.37 इंच। अच्छा, तो मतलब सबसे पहला सबक ये है कि इस इंडस्ट्री में अगर काम करना है तो आपको हर कदम पर चौकन्ना रहना होगा कि भाई कौन सी यूनिट इस्तेमाल हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि डिज़ाइन मीट्रिक में देखा और सामान इंपीरियल में आ गया, और बिना सही कन्वर्शन के सब गड़बड़ हो जाए। बिल्कुल, बिना सही कन्वर्जन के बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब पाइपों के साथ साथ उनको जोड़ने वाली चीजें भी उतनी ही जरूरी हैं, जैसे कि बोल्ट्स। नोट्स में इनके माप के बारे में क्या बताया गया है? जुबैर अहमद बताते हैं कि बोल्ट्स को पहचानने का तरीका है उनका व्यास, डायामीटर, और उनकी लंबाई, लेंथ। इसे आमतौर पर व्यास गुणा लंबाई के फॉर्मेट में लिखा जाता है। हाँ, नोट्स में इसके उदाहरण भी हैं। जैसे अगर कहीं लिखा है M12 गुणा 100, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ये एक मीट्रिक बोल्ट है। एम का मतलब मीट्रिक। इसका व्यास 12 mm है और लंबाई 100 mm है। सीधा साधा। और अगर कहीं 1/2 इंच गुणा 4 लिखा हो तो वो एक इंपीरियल बोल्ट है। इसका व्यास आधा इंच यानी 0.5 इंच। और अगर इसे mm में बदलें तो ये 12.7 mm बनता है। और इसकी लंबाई 4 इंच है, जो mm में 101.6 mm होती है। अच्छा, यहीं पर एक बारीक बात पकड़ में आई। M12 बोल्ट का डाया 12 mm और हाफ इंच बोल्ट का डाया 12.7 mm। हाँ, यहीं पर ध्यान देना जरूरी है। ये जो सिर्फ 0.7 mm का फर्क है ना, सुनने में बहुत मामूली लगता है। लेकिन सोचिए, आप दो फ्लैंज जोड़ रहे हैं जिनमें बोल्ट लगने हैं, या कोई भारी मशीन को फाउंडेशन पर कस रहे हैं, या कोई स्ट्रक्चरल बीम लगा रहे हैं। अगर बोल्ट का साइज जरा सा भी गलत हुआ तो या तो वो छेद में ठीक से फिट नहीं होगा या लूज रह जाएगा। और लूज कनेक्शन का मतलब है लीक का खतरा,
या स्ट्रक्चर का कमजोर होना। बाप रे, मतलब ये 0.7 mm का अंतर बहुत भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, इसीलिए सही साइज का बोल्ट चुनना बहुत बहुत जरूरी है। और ये सुनिश्चित करने के लिए बाकायदा मानक है, स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। जैसे इंपीरियल थ्रेड वाले बोल्ट्स के लिए ASME B1.1 स्टैंडर्ड है और मीट्रिक थ्रेड्स के लिए ISO 261 या ISO 724 जैसे स्टैंडर्ड्स हैं। ये स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि किस साइज के बोल्ट का एग्जैक्ट डायमीटर क्या होगा, उसकी थ्रेड्स कैसी होंगी, पिच क्या होगी वगैरह। अच्छा, इंजीनियरिंग चार्ट में भी इसका कोई उदाहरण है? हाँ, चार्ट में एक अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए आपको 4th इंच का बोल्ट चाहिए। चार्ट के हिसाब से इसे mm में बदलेंगे तो 6.35 mm आएगा। अब दिक्कत यह है कि बाजार में आपको M6.35 साइज का मीट्रिक बोल्ट शायद ना मिले। स्टैंडर्ड मीट्रिक साइज M6 होता है जिसका डाया 6 mm है, या फिर M8 जिसका डाया 8 mm है। तो यहाँ आपको देखना होगा कि आपके छेद के हिसाब से कौन सा ज्यादा फिट बैठेगा या डिजाइन क्या अलाउ करता है। मतलब सिर्फ डायरेक्ट कन्वर्शन से काम नहीं चलेगा, स्टैंडर्ड साइज भी देखना पड़ेगा। और नोट्स में वो थ्रेड पिच का भी जिक्र था, जैसे M12 के लिए 1.75 mm। ये क्या चीज है? थ्रेड पिच मतलब बोल्ट पर जो चूड़ियां थ्रेड्स बनी होती हैं उनके बीच की दूरी। ये तय करता है कि बोल्ट को घुमाने पर वो कितना आगे या पीछे जाएगा और नट कितना कसकर लगेगा। ये भी स्टैंडर्ड्स में डिफाइन होता है। वाकई एक छोटे से बोल्ट में भी कितनी सारी डिटेल्स छुपी हैं, कमाल है। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था और जो मुझे सबसे ज्यादा उलझाने वाला लगा, पाइप का साइज। आपने बताया कि पाइप को सिर्फ उसके बाहरी व्यास यानी OD से नहीं मापा जाता। इसके लिए एक अलग सिस्टम है, नॉमिनल पाइप साइज NPS, जो इंच में होता है, या फिर डायमीटर नॉमिनल DN, जो mm में होता है। और नोट्स ये भी कहते हैं कि NPS या DN अक्सर पाइप के असली बाहरी व्यास OD के बराबर नहीं होते। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। नाम साइज का और माप कुछ और, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। बिल्कुल, आप इसे ऐसे समझिए कि NPS या DN जो है ना, वो पाइप का एक तरह का नाम या लेबल है, साइज का एक कोड है। ये कोड पाइप के बाहरी व्यास OD से जुड़ा तो है, पर हमेशा खासकर छोटे साइज के पाइपों में उसके ठीक बराबर नहीं होता। अच्छा, जरा उदाहरण से समझाइए। जरूर, जुबैर अहमद की तालिका में ये बहुत साफ दिया है। जैसे आधा इंच का पाइप लीजिए, इसे DN 15 भी कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि आधा इंच मतलब 12.7 mm, तो इसका OD 12.7 mm होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। आधा इंच यानी DN 15 पाइप का असली बाहरी व्यास OD 21.3 mm होता है। क्या 21.3 mm? ये तो काफी अलग है। हाँ, इसी तरह 2 इंच का पाइप जिसे DN 50 कहते हैं, 2 इंच मतलब 50.8 मिलीमीटर, लेकिन 2 इंच पाइप का असली OD 60.3 मिलीमीटर होता है। तो ये NPS DN बस एक नाम है, असली माप OD है। बिल्कुल। अब अगर आप बड़े पाइपों पर जाएं, जैसे मान लीजिए 24 इंच का पाइप DN 600, तो इसका OD 610 मिलीमीटर होता है। 24 इंच को मिलीमीटर में बदलें तो 609.6 मिलीमीटर आता है। तो यहाँ OD और NPS का इंच वैल्यू लगभग बराबर है। अच्छा, तो बड़े साइज में ये करीब आ जाते हैं। हाँ, नियम ये है कि NPS 14 इंच और उससे बड़े पाइपों के लिए NPS साइज इंच में ही, उसका बाहरी व्यास OD इंच में होता है। लेकिन NPS 12 इंच और उससे छोटे पाइपों के लिए NPS साइज और OD अलग अलग होते हैं, जैसा हमने हाफ इंच और 2 इंच के उदाहरण में देखा। ये तो याद रखने वाली बात है। और छोटे पाइपों NPS 12 तक में एक और चीज होती है। अक्सर उनका बाहरी व्यास OD तो फिक्स रहता है, लेकिन पाइप की दीवार की मोटाई, वॉल थिकनेस अलग अलग हो सकती है। इस अलग अलग मोटाई को शेड्यूल नंबर से दर्शाया जाता है, जैसे शेड्यूल 40, शेड्यूल 80 वगैरह। अच्छा, तो OD वही रहेगा पर दीवार मोटी या पतली हो सकती है? जी हाँ, और जब दीवार की मोटाई बदलती है तो पाइप का अंदरूनी व्यास, इनर डायमीटर ID बदल जाता है। मतलब पाइप के अंदर का रास्ता कम या ज्यादा हो जाता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है कि पाइप से कितना फ्लूइड, तरल या गैस बह सकता है और वो कितना प्रेशर झेल सकता है। नोट्स में इन पाइपों के आम इस्तेमाल भी बताए हैं, जैसे हाफ इंच DN 15 पाइप अक्सर छोटी लाइनों में लगता है, जैसे इंस्ट्रूमेंट एयर लाइन या सैंपल लाइन, जहां बहाव कम चाहिए। 4 इंच DN 100 जैसा साइज आपको सामान्य प्रोसेस पाइपिंग में खूब मिलेगा।
और 24 इंच DN 600 जैसे बड़े पाइप मुख्य लाइनों में लगते हैं जहां बहुत ज्यादा मात्रा में तेल या गैस ले जानी होती है, जैसे प्लांट के अंदर मेन हेडर या प्लांट से बाहर जाने वाली ट्रांसफर लाइन। समझ गया। तो NPS DN एक नाम है, असली बाहरी माप OD है जो छोटे साइज में NPS से अलग होता है, और दीवार की मोटाई के लिए शेड्यूल होता है। नोट्स में मोटाई का फॉर्मूला भी दिया था, मोटाई इक्वल्स टू OD माइनस ID डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब साफ है कि अगर OD फिक्स है तो शेड्यूल नंबर बढ़ने पर दीवार मोटी होगी और ID यानी अंदर का रास्ता छोटा होता जाएगा। ये तो सच में काफी पेचीदा सिस्टम है। हाँ है तो, लेकिन एक बार समझ आ जाए तो फिर ठीक लगता है। तो अब इस शेड्यूल को जरा और खोदते हैं। आपने बताया ये पाइप की दीवार की मोटाई बताता है। जुबैर के नोट्स में वो 2 इंच पाइप जिसका OD 60.3 mm था का उदाहरण बहुत अच्छा था। उन्होंने बताया कि शेड्यूल 40 है, SCH 40 वाले 2 इंच पाइप की दीवार की मोटाई करीब 3.91 mm होती है, और ये एक तरह का स्टैंडर्ड या सामान्य मोटाई वाला पाइप है जो मतलब ठीक ठाक प्रेशर के लिए यूज होता है ना। हाँ, शेड्यूल 40 या जैसे कभी कभी स्टैंडर्ड वेट STD भी कहते हैं, ये बहुत कॉमन है मध्यम दबाव वाली सेवाओं के लिए। लेकिन अगर प्रेशर ज्यादा हो तो फिर आपको मोटा पाइप लेना पड़ेगा। जैसे उसी 2 इंच पाइप में शेड्यूल 80 SCH 80 लेंगे तो दीवार की मोटाई बढ़कर 5.54 mm हो जाएगी। इसे एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग भी कहते हैं कभी कभी। और अगर बहुत ही ज्यादा प्रेशर हो तो और भी मोटे शेड्यूल आते हैं, जैसे शेड्यूल 160 SCH 160। उस 2 इंच पाइप के लिए SCH 160 की मोटाई 9.53 mm होगी। काफी मोटा हो गया ना? हाँ, करीब 1 सेंटीमीटर मोटी दीवार। बिल्कुल। और ये जो मोटाई है ये सीधे सीधे पाइप की प्रेशर झेलने की क्षमता से जुड़ी है। आप सोचिए, तेल और गैस इंडस्ट्री में सुरक्षा कितनी अहम है। यहाँ अक्सर ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, प्रक्रियाएं बहुत ज्यादा प्रेशर पर चलती हैं। अगर पाइप कमजोर हुआ या गलत शेड्यूल का लग गया तो वो फट सकता है, और उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं ये हम सब जानते हैं। सही बात है। इसीलिए डिजाइन करते समय प्रोसेस की जरूरतें, कितना प्रेशर है, कितना तापमान है, कौन सा फ्लूइड बह रहा है, इन सब के हिसाब से सही शेड्यूल का पाइप चुनना एक बहुत ही क्रिटिकल इंजीनियरिंग फैसला होता है। और इन सब साइज, OD और अलग-अलग शेड्यूल की मोटाई के लिए भी स्टैंडर्ड बने हुए हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे कॉमन स्टैंडर्ड है ASME B36.10। ASME B36.10, ठीक है। ये स्टैंडर्ड सुनिश्चित करते हैं कि दुनिया भर में पाइप एक जैसे बने और भरोसेमंद हो। जी हाँ, और नोट्स में एक और काम की बात है कि पाइप की दीवार की असल मोटाई कैसे मापी जाती है, खासकर जब पाइप इस्तेमाल में हो। हाँ, कैसे? इसके लिए खास डिवाइस आता है, अल्ट्रासोनिक थिकनेस गेज या UTG। ये कमाल का उपकरण है। ये बिना पाइप को काटे अल्ट्रासाउंड तरंगों का इस्तेमाल करके बता देता है कि दीवार कितनी मोटी है। अच्छा, बिना काटे? हाँ, और ये माप आमतौर पर MM में लिया जाता है। ये न सिर्फ नया पाइप लगाते वक्त ज़रूरी है, ये चेक करने के लिए कि वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है या नहीं, बल्कि चलते हुए प्लांट में पुराने पाइप और टैंक की हालत जांचने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय के साथ पाइप अंदर या बाहर से घिस सकता है, उसमें जंग लग सकती है जिसे क्षरण या करोजन कहते हैं। इससे दीवार पतली हो जाती है और कमजोर हो जाती है। बिल्कुल। तो UTG से रेगुलर चेकिंग करके इस करोजन पर नजर रखी जाती है ताकि पाइप खतरनाक लेवल तक पतला होने से पहले ही उसकी मरम्मत हो सके या उसे बदला जा सके। तो ये UTG सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल टूल नहीं है, बल्कि एक तरह से सेफ्टी मैनेजमेंट टूल भी है। हाँ, हादसों को टालने में मदद करता है। बहुत जरूरी जानकारी। जी, बहुत जरूरी। चलिए, पाइप की बात हो गई, शेड्यूल की बात हो गई। अब देखते हैं कि इन पाइपों को एक दूसरे से या फिर वाल्व पंप जैसे इक्विपमेंट से जोड़ा कैसे जाता है। इसके लिए फ्लैंजेस इस्तेमाल होते हैं, है ना? हाँ, फ्लैंज बहुत कॉमन तरीका है पाइपों को जोड़ने का, खासकर ऐसी जगहों पर जहां कनेक्शन को कभी खोलना भी पड़ सकता है। नोट्स के मुताबिक फ्लैंज को पहचानने के लिए 3 मुख्य चीजें देखनी होती हैं। पहला तो उसका नॉमिनल साइज, जो पाइप के NPS या DN से मैच करेगा, जैसे 6 इंच पाइप के लिए 6 इंच का फ्लैंज। दूसरा है प्रेशर क्लास, इसे पाउंड रेटिंग या हैशटैग रेटिंग भी कहते हैं, जैसे 150H, 300H, 600H और ये 2500H या उससे भी ज्यादा हो सकती है। और तीसरा है फेस टाइप, मतलब फ्लैंज का वो चेहरा जो दूसरे फ्लैंज से मिलेगा। इसके आम टाइप हैं RF यानी रेस्ड फेस, FF फ्लैट फेस और RTJ रिंग टाइप जॉइंट। बिल्कुल सही। ये 3 चीजें फ्लैंज की पहचान हैं। नोट्स में एक उदाहरण दिया है,
6 150H RF फ्लैंज, इसका मतलब समझाएंगे जरा? हाँ, इसका मतलब है ये फ्लैंज 6 इंच NPS 6 या DN 150 के पाइप के लिए है। 150 हैश इसकी प्रेशर क्लास है। ये नंबर जितना ज्यादा होगा, फ्लैंज उतना ही ज्यादा प्रेशर झेल सकेगा। मोटे तौर पर इसे 150 PSI समझ सकते हैं, पर इसमें एक पेंच है। और RF का मतलब है रेज्ड फेस। इसमें फ्लैंज के फेस पर गैस्केट बिठाने के लिए एक उभरी हुई सतह होती है, जो सीलिंग में मदद करती है। अच्छा, आपने कहा प्रेशर क्लास में एक पेज है, वो क्या? पेंच ये है कि ये जो हैश रेटिंग है, जैसे 150 हैश, 300 हैश, ये फ्लैंज की मैक्सिमम अलाउड वर्किंग प्रेशर MAWP तो बताती है, लेकिन ये प्रेशर रेटिंग तापमान पर निर्भर करती है। ओह, मतलब तापमान बदलेगा तो प्रेशर झेलने की क्षमता भी बदलेगी? जी हाँ, SME B16.5 स्टैंडर्ड है जो इन फ्लैंज की रेटिंग्स को डिफाइन करता है। उसमें बाकायदा टेबल्स दी होती हैं। उदाहरण के लिए एक 150 हैश कार्बन स्टील का फ्लैंज शायद कमरे के तापमान पर 285 PSI तक झेल ले, लेकिन अगर आप उसे 300 डिग्री सेल्सियस पर इस्तेमाल करेंगे तो उसकी प्रेशर झेलने की क्षमता घटकर शायद 150 PSI से भी कम रह जाए। अरे वाह, ये तो बहुत जरूरी बात है। मतलब सिर्फ प्रेशर क्लास देखकर काम नहीं चलेगा, किस तापमान पर इस्तेमाल होना है ये भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल, तापमान बहुत क्रिटिकल फैक्टर है। और हाँ, एक और बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, फ्लैंज कनेक्शन में सही साइज, सही लंबाई और सही मटेरियल ग्रेड के बोल्ट्स और नट्स का इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, बोल्ट्स की बात हमने पहले की थी। गलत बोल्ट मतलब मुसीबत। बिल्कुल, गलत बोल्ट से कनेक्शन लीक कर सकता है या हाई प्रेशर में फेल हो सकता है। तो फ्लैंज, गैस्केट, बोल्ट, नट, ये पूरा सिस्टम ठीक से मैच होना चाहिए। अच्छा, फ्लैंज के अलावा जो छोटे इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं जैसे प्रेशर गेज वगैरह, उनके कनेक्शन का क्या? हाँ, उनका भी ध्यान रखना होता है। जुबैर के नोट्स में बताया गया है कि प्रेशर गेज जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आमतौर पर 1/2 इंच NPT कनेक्शन बहुत कॉमन है। NPT का मतलब है नेशनल पाइप थ्रेड। ये एक खास तरह का टेपर्ड थ्रेड होता है, मतलब चूड़ी थोड़ी तिरछी होती है। जब इसे कसते हैं तो ये अपने आप सील बना लेता है। अच्छा, टेपर्ड थ्रेड। और जो बहुत पतली ट्यूब लाइनें होती हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट एयर के लिए या कहीं से सैंपल लेने के लिए, उनमें ट्यूब फिटिंग्स लगती हैं। ये फिटिंग्स MM साइज में भी आती हैं, जैसे 6 mm, 12 mm, और इंच साइज में भी, जैसे 1/4 इंच, 1/2 इंच। ये अक्सर कंप्रेशन टाइप फिटिंग होती हैं, जैसे स्वाजलॉक नाम की बहुत फेमस है। इसमें नट को कसकर ट्यूब पर एक फेरल दब जाता है और सील बन जाती है। तो यहाँ भी इंच और MM दोनों चलते हैं? हाँ, ट्यूबिंग में भी दोनों सिस्टम चलते हैं। तो पाइप, बोल्ट, फ्लैंज के अलावा भी कई और माप हैं जो इस इंडस्ट्री में रोजमर्रा के काम आते हैं। नोट्स और चार्ट में इनका भी जिक्र है। चलिए कुछ और जरूरी मापों और उनकी इकाइयों पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले प्रेशर, इसकी इकाइयां तो कई हैं। हाँ, प्रेशर के लिए आपको बार सुनने को मिलेगा। पाउंड प्रति वर्ग इंच, PSI, बहुत कॉमन है, खासकर अमेरिकी सिस्टम में। किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, KG सेंटीमीटर भी चलता है। और आजकल SI यूनिट, मेगा पास्कल का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, खासकर इंजीनियरिंग, डिजाइन और डॉक्यूमेंट्स में। नोट्स और चार्ट दोनों में इनके कन्वर्जन दिए हैं। एक आसान सा रूल ऑफ थंब है कि एक बार लगभग 14.5 PSI होता है ना? हाँ, ये मोटा मोटा हिसाब रखने के लिए ठीक है। चार्ट ज्यादा सटीक बताता है। एक PSI लगभग 6,895 पास्कल या करीब 0.0689 बार होता है। और नोट्स में था कि 1 MPa = 10 बार। ये याद रखना आसान है। जी बिल्कुल। प्रेशर के बाद आता है तापमान। हाँ, इसकी मुख्य इकाइयां कौन सी हैं? तापमान के लिए सबसे आम है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। साइंटिफिक कामों में केल्विन भी यूज होता है, लेकिन इंडस्ट्री में ज्यादातर डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट ही चलता है। और इनके कन्वर्जन फॉर्मूले तो शायद हम सबको पता ही हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट = डिग्री सेल्सियस × 5.5 + 32, और डिग्री सेल्सियस = डिग्री फ़ारेनहाइट - 32 × 5.9। ये चार्ट में भी दिए हैं। हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। फिर लंबाई, एरिया, वजन के भी कोई कन्वर्जन्स दिए हैं नोट्स और चार्ट में। जैसे 1 मीटर = 3.28 फीट, 1 वर्ग मीटर = 10.76 वर्ग फीट, 1 किलो = 2.20 पाउंड, और 1 टन = 1000 किलो। ये तो काफी आम है। हाँ, ये आम कन्वर्जन्स हैं जो अक्सर काम आते हैं। नोट्स में एक और उपयोगी जानकारी है।
कार्बन स्टील पाइप का घनत्व जो लगभग 7,850 kg मीटर क्यूब होता है। अच्छा, घनत्व ये किस काम आता है? ये पाइपलाइन का वजन कैलकुलेट करने में काम आता है। जब आप पाइपलाइन के लिए सपोर्ट डिजाइन कर रहे हो या उसे उठाने के लिए क्रेन का साइज तय कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि पाइप का वजन कितना होगा। समझ गया। अब इन सब चीजों को मापने के लिए कुछ खास उपकरण भी तो लगते होंगे, नोट्स में उनका भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। जुबैर के नोट्स में कई उपकरणों का जिक्र है जो फील्ड में इस्तेमाल होते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर। इससे बाहरी या अंदरूनी डायमीटर जैसी डायमेंशंस मापी जाती हैं, काफ़ी सटीक। फिर है माइक्रोमीटर, ये और भी ज़्यादा सटीक माप देता है, खासकर छोटी मोटाई या डायमीटर के लिए। लंबाई या दूरी नापने के लिए तो सामान्य मेजरिंग टेप ही चलता है। दीवार की मोटाई के लिए हमने UTG अल्ट्रासोनिक थिकनेस गेज की बात की ही। हाँ। फिर शाफ्ट वगैरह की सीधाई अलाइनमेंट चेक करने के लिए डायल गेज इस्तेमाल होता है। बोल्ट की चूड़ियां ठीक हैं या नहीं, ये जांचने के लिए थ्रेड गेज आता है। और कोई चीज़ लेवल में है या नहीं है, ये देखने के लिए स्पिरिट लेवल, जिसे वाटर लेवल भी कहते हैं, इस्तेमाल होता है। इन सभी उपकरणों में प्रिसीजन यानी सटीकता बहुत जरूरी होगी। बिल्कुल। जैसा हमने बार बार कहा, इस इंडस्ट्री में छोटी सी गलती भी महंगी पड़ सकती है, इसलिए सटीक माप लेना बहुत जरूरी है। पर यह सटीकता सिर्फ उपकरणों में ही नहीं, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में भी दिखनी चाहिए, है ना? एकदम। चाहे वो आइसोमेट्रिक ड्राइंग हो जो पाइपिंग का 3D जैसा व्यू देती है, या फिर PNID प्रोसेस और इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम जो पूरे प्रोसेस का फ्लो दिखाता है। इन सभी ड्राइंग्स में सारे डायमेंशन साफ-साफ mm या इंच में लिखे होते हैं। हर फिटिंग जैसे एल्बो, मोड़, टी जंक्शन, रिड्यूसर, साइज बदलने वाला, उन सब को उनके NPS DN साइज के साथ दिखाया जाता है, ताकि जो बंदा वर्कशॉप में पाइप काट रहा है या साइड पर उसे लगा रहा है, उसे कोई कंफ्यूजन ना हो और सब कुछ एकदम सही फिट हो। मतलब ड्राइंग्स एक तरह से ब्लूप्रिंट है, जिनका एकदम सटीक होना जरूरी है। जुबैर अहमद के नोट्स में इंच से mm में बदलने का एक छोटा सा क्विक रेफरेंस चार्ट भी है। ये फील्ड में काफी काम आता होगा। हाँ, वो बहुत हैंडी है। जैसे 1/4 इंच इक्वल्स टू 6.35 mm, हाफ इंच इक्वल्स टू 12.7 mm, 3/4 इंच इक्वल्स टू 19.05 mm और 1 इंच तो 25.4 mm है ही। ये कुछ ऐसे साइज हैं जो रोज काम आते हैं। ठीक है, तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? कौन से माप, कौन सी इकाइयां, कौन से स्टैंडर्ड सबसे अहम है? देखिए सर, ये है बोल्ट के लिए डायमीटर इंटू लंबाई, mm साइज या इंच में। स्टैंडर्ड जैसे ASME B1.1 या ISO का ध्यान रखना है। पाइप के लिए NPS इंच या DN mm में साइज। याद रखना है कि यह हमेशा OD नहीं होता और शेड्यूल नंबर से मोटाई पता चलती है। स्टैंडर्ड ASME B36.10। फ्लैंज के लिए पाइप के NPS DN से मैचिंग साइज, प्रेशर क्लास, हैश रेटिंग और फेस टाइप RF, FF, RTJ। स्टैंडर्ड ASME B16.5। दीवार की मोटाई mm में अक्सर UT गेज से चेक होती है। प्रेशर बार या PSI में सबसे कॉमन, MPa भी इस्तेमाल होता है। तापमान डिग्री C या डिग्री F में। लंबाई डायमेंशंस mm या इंच या फीट मीटर में ड्राइंग के हिसाब से। तो ये सब जानने का मतलब क्या है? मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि तेल और गैस जैसा जटिल और फ्रैंकली हाई रिस्क वाला उद्योग माप की इस दोहरी दुनिया में जीता है, मीट्रिक और एम्पीरियल। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक रोजमर्रा की हकीकत है जिससे डील करना पड़ता है। डिजाइन एक सिस्टम में हो सकता है, इक्विपमेंट दूसरे सिस्टम के हिसाब से बना आ सकता है और फिटिंग करने वाले को दोनों को समझना और मिलाना पड़ सकता है। इसीलिए सही माप लेना, यूनिट्स का सटीक कन्वर्जन करना और जो रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं जैसे ASME कोड्स, उनको फॉलो करना, ये सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि चीजें आपस में फिट हो जाएं, कंपैटिबिलिटी, बल्कि ये सीधे सीधे सुरक्षा, सेफ्टी और प्लांट की ऑपरेशनल एफिशिएंसी से जुड़ा है। हाँ, सुरक्षा का पहलू तो बार बार सामने आ रहा है। बिल्कुल। इंजीनियरिंग चार्ट से एक और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए किसी प्रेशर वेसल की नेम प्लेट पर लिखा है कि उसका मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर 150 PSI है। अब अगर आपको उसे बार में कन्वर्ट करना है तो आप चार्ट देखेंगे या फॉर्मूला लगाएंगे,
150 इंटू 0.0689476, जिससे करीब 10.34 बार आएगा। ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस रोज करनी पड़ती हैं और इनमें जरा सी भी चूक या लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है या बहुत महंगी पड़ सकती है। तो आज की इस गहरी छानबीन से जो सबसे अहम बात मुझे समझ आई वो ये है कि तेल और गैस उद्योग में मीट्रिक और इंपीरियल सिस्टम सिर्फ मौजूद ही नहीं है, बल्कि एक दूसरे में बुरी तरह उलझे हुए हैं, गुंथे हुए हैं। पाइप, बोल्ट, फ्लैंज जैसी सामान्य लगने वाली चीज़ों के भी अपने नॉमिनल साइज और ख़ास स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमेशा सीधे साधे या आसानी से अंदाज़ा लगाने वाले नहीं होते। इसलिए डिटेल्स पर ध्यान देना, मानकों को समझना और कन्वर्जन करते वक्त पूरी सावधानी और सटीकता बरतना, ये इस फील्ड में काम करने के लिए एकदम अनिवार्य है। कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, कोई शॉर्टकट नहीं है। और यहाँ से एक दिलचस्प सवाल भी दिमाग में आता है। हाँ, क्या सवाल? सवाल ये कि क्या ये इंडस्ट्री, खासकर जो नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, क्या वो धीरे धीरे पूरी तरह से मीट्रिकेशन की तरफ बढ़ रही है? मतलब क्या भविष्य में सब कुछ सिर्फ मीट्रिक में होगा? और अगर ऐसा है भी, तो दुनिया भर में जो इतना बड़ा इंपीरियल सिस्टम वाला इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, उसके साथ तालमेल बिठाने में, उसे अपग्रेड करने में क्या प्रैक्टिकल मुश्किलें आएंगी? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर सिक्के का दूसरा पहलू देखें, आज का युग डिजिटल है, तो क्या खास तरह के सॉफ्टवेयर, 3D मॉडलिंग टूल्स या स्मार्ट मापने वाले उपकरण आ रहे हैं जो इन जटिल मापों, कन्वर्जन और मानकों को मैनेज करना आसान बना रहे हैं? खासकर ऐसे माहौल में जहां इतना हाई प्रेशर और खतरा है, वहां मानवीय भूल यानी ह्यूमन एरर का जोखिम कम करना सबसे जरूरी है। तो क्या टेक्नोलॉजी इस पारंपरिक उद्योग के इस बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को बदलने में कोई बड़ी भूमिका निभा रही है या निभा सकती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या हम पूरी तरह मीट्रिक की तरफ जा रहे हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? या फिर टेक्नोलॉजी इस मिलीजुली दुनिया को मैनेज करने में हमारी मदद कर रही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हमें आगे और जानकारी जुटानी चाहिए। बहुत दिलचस्प। जी बिल्कुल।